कभी कभी जिंदगी हमें वही सजा देती है जो हमने दूसरों को दी होती है। वो राधिका एक अमीर, घमंडी और खुद परस्त लड़की थी जिसके लिए पैसों से बढ़कर कुछ नहीं था। एक दिन उसने अपने ही नौकर अमित की जिंदगी बर्बाद कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसकी बात काट दी थी। पर उसे क्या पता था, जिसे वो नौकर समझ रही थी वो असल में एक डीएसपी था जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। जहां नफरत ने कहानी शुरू की थी, वहीं प्यार ने उसे पूरा किया। पर यह प्यार दर्द, बदला और माफी के रास्ते से होकर गुजरा था। ये कहानी है राधिका और अमित की, जहां घमंड मिटा और मोहब्बत ने जन्म लिया। हवेली के बड़े से कमरे में उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन तभी दरवाजे के पास खड़ी राधिका की ऊंची और तेज आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी और चेहरा लाल पड़ चुका था। पापा, मैंने कहा था ना, सब नौकरों को बुलाइए, मेरी चेयर उन्हीं में से किसी ने चुराई है। राधिका जोर से चिल्लाई। उसके लहजे में घमंड साफ झलक रहा था। ठाकुर साहब, जो अपनी बेटी की हर बात प्यार से सुनने के आदी थे, धीरे से बोले, मेरी लाडो, इस तरह किसी पर इल्जाम लगाना सही नहीं होता। अगर चैन खो गई है तो आराम से ढूंढ लेंगे। उनकी आवाज में एक बाप का स्नेह था, मगर राधिका इस समय सुनने के मूड में नहीं थी। उसने गुस्से से पैर पटका और बोली, पापा, मैंने कहा सबको बुलाइए, मैं खुद तलाशी लूंगी। ठाकुर साहब को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। कुछ ही देर में सभी नौकर लाइन में खड़े हो गए। सभी के चेहरे डर से झुके हुए थे, लेकिन एक शख्स था जो बाकियों से अलग था, अमित। अमित हवेली का सबसे भरोसेमंद और ईमानदार नौकर। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की झलक थी, आंखों में गुस्सा और अंदर से एक बेबसी थी। लेकिन वो जानता था राधिका का सामना करना आसान नहीं है। राधिका ने एक एक करके सभी की तलाशी लेनी शुरू की। हर किसी से कठोर लहजे में बात करती, बिना झिझक उन्हें अपमानित करती जा रही थी। ठाकुर साहब चुपचाप खड़े थे। मन में दुख था, पर अपनी बेटी को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जब राधिका एक नौकरानी की तलाशी ले रही थी, तभी अमित ने अचानक कहा, साहब, माफ कीजिए, लेकिन मैं अपनी तलाशी किसी भी हालत में नहीं दूंगा। उसकी आवाज धीमी थी मगर मजबूत। ठाकुर साहब चौंक गए, जबकि राधिका की आंखें लाल हो गई। वो अमित के पास आई और ताने भरे अंदाज में बोली, तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? अपनी औकात में रहो, नौकर हो तुम। अमित के चेहरे पर सख्ती आ गई, लेकिन वो चुप रहा। राधिका की आवाज और ऊंची हो गई, मेरे सामने आंख उठाकर बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तभी एक नौकरानी दौड़ती हुई आई और बोली, मैडम जी, ये चैन वॉशरूम में मिली है, सफाई करते वक्त नजर आई। सारा माहौल एक पल में बदल गया। सभी नौकरों ने राहत की सांस ली, मगर राधिका की आंखों में अब भी गुस्सा था। उसने चैन को कसकर पकड़ते हुए अमित की तरफ देखा। अमित बस खड़ा रहा। उसकी आंखों में बेबसी थी, पर झुकाव नहीं। ठाकुर साहब ने सबको जाने का इशारा किया। नौकर चले गए, लेकिन राधिका और अमित की नजरें आखिरी बार टकराईं। एक तरफ राधिका की आंखों में तिरस्कार और दूसरी तरफ अमित की आंखों में खामोश गुस्सा था। राधिका मन ही मन सोच रही थी, इस नौकर ने मेरे आदेश की अवहेलना की है, इसे सबक सिखाना ही होगा। अगली सुबह सूरज की किरणें हवेली के आंगन में फैल चुकी थी, लेकिन हवेली के पोर्च में खड़ी राधिका के चेहरे पर अब भी गुस्से की परछाई थी। वो आमतौर पर अपने पापा के ड्राइवर शंकर के साथ यूनिवर्सिटी जाती थी, पर आज उसने ठान लिया था कि अमित ही उसे लेकर जाएगा। अमित को बुलाओ। उसकी ऊंची आवाज पूरे पोर्च में गूंज उठी। मुझे वही यूनिवर्सिटी लेकर जाएगा और कोई नहीं। अंदर कमरे में अमित अपनी जैकेट पहन रहा था। राधिका की आवाज उसके कानों में साफ गूंज रही थी। वो थोड़ी देर शांत रहा, फिर धीरे से खुद से बोला, इस लड़की का घमंड एक दिन उसे गिरा देगा, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। कुछ देर बाद वो बाहर निकला। राधिका ने उसे आते देखा और व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, आराम कर लिया नौकर जी, अब मुझे यूनिवर्सिटी लेकर चलो। तुम्हारे जैसे लोगों को औकात याद दिलाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। अमित ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस ली और कार की तरफ बढ़ गया। राधिका ने फिर चीख कर कहा,
बाहर आओ और मेरे लिए दरवाज़ा खोलो, तुम्हें इसी काम के पैसे मिलते हैं ना। अमित के मन में गुस्से की लहर उठी, पर उसने खुद को संभाला। वो चुपचाप बाहर आया, दरवाज़ा खोला और एक तरफ खड़ा हो गया। राधिका ने उसे तिरस्कार भरी नज़र से देखा और कार में बैठ गई। अमित ने दरवाज़ा बंद किया और स्टीयरिंग पकड़कर कार को आगे बढ़ा दी। रास्ते भर कार में खामोशी थी। राधिका का चेहरा तमतमार हुआ था और अमित की आंखों में ठंडक भरी दृढ़ता। राधिका ने अचानक बोला, तुम जैसे लोग हमेशा खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हो। थोड़ा अच्छा पहन लिया, बोलना सीख गए तो मालिक के सामने भी सिर उठाने लगे। अमित ने बिना उसके तरफ देखे कहा, हम मालिक और नौकर का फर्क जानते हैं मैडम जी, पर कभी कभी कुछ मालिक ये भूल जाते हैं कि नौकर भी इंसान होते हैं। राधिका हंसी, पर हंसी में ताना था। इंसान? तुम जैसे लोग बस काम के लिए होते हैं, बाकी कुछ नहीं। अमित ने शांति से कहा, इंसान का मोल उसके चपड़ों या पैसे से नहीं, उसके दिल से होता है, और वो हर किसी के पास नहीं होता। राधिका का चेहरा सख्त हो गया। अपनी जबान बंद रखो, तुम मेरे सामने बात करने के लायक भी नहीं। अमित ने स्टीयरिंग पर नजरें जमाए रखी और कहा, आप सही कहती हैं मैडम जी, कुछ लोग बात करने के लायक नहीं होते और कुछ सुनने के। राधिका का गुस्सा फूटने को था। वो चिल्लाई, तुम्हें मेरी बात का जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? अमित ने गहरी सांस ली। औकात याद है मैडम जी, लेकिन जब कोई अपनी हद से बढ़ जाए तो दूसरों को याद दिलाना पड़ता है कि इज्जत हर इंसान का हक है। राधिका गुस्से से कांपने लगी। मैं तुम्हें इस हवेली से निकाल दूंगी, समझे? अमित ने कुछ नहीं कहा, बस कार यूनिवर्सिटी के गेट पर रोक दी। दरवाज़ा खोलते हुए बोला, आपका सफ़र खत्म हुआ मैडम जी। राधिका ने झुंझलाकर कहा, यह आखिरी बार था जब तुमने मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ा है, अब तुम्हारे दिन गिने हुए हैं। अमित बस चुप रहा और मन ही मन बोला, कुछ लड़ाइयाँ चुप रहकर ही जीती जाती हैं अमित, ये भी उन्हीं में से एक है। यूनिवर्सिटी की कैंटीन में उस दिन बहुत भीड़ थी। हर टेबल पर लड़के लड़कियां हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन कोने की टेबल पर बैठी राधिका का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसकी आंखों में अब भी वही गुस्सा था जो सुबह अमित के सामने बेइज्जत होने से आया था। उसने गुस्से में अपनी चाय का कप जोर से मेज पर पटका और बोली, उस अमित की इतनी हिम्मत मुझसे उल्टा जवाब देने की। उसके दोस्तों का पूरा ग्रुप उसे देख रहा था। सबको पता था, जब राधिका गुस्से में होती है तो कोई उसकी बात के बीच नहीं बोलता। उसकी सबसे करीबी दोस्त श्रुति मुस्कुराई और बोली, तो अब क्या सोच रही हो राधिका? तेरे चेहरे से लग रहा है तो कुछ बड़ा करने वाली है। राधिका ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, अब ये नौकर अपनी औकात भूल गया है। मैं इसकी जिंदगी को ऐसा नर्क बना दूंगी कि इसे अपने होने पर पछतावा होगा। श्रुति ने उसकी बात पर आंखें बड़ी की और कहा, इतना गुस्सा, लेकिन तू करेगी क्या? राधिका ने धीमी आवाज में कहा, पहले इसके चरित्र पर सवाल उठाऊंगी, फिर इसके काम पर, और आखिर में पापा को मजबूर कर दूंगी कि वो इस आदमी को हवेली से निकाल दे। श्रुति हंस पड़ी। वाह, तू तो बिल्कुल फिल्मी विलन लग रही है। राधिका ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, मेरे लिए ये खेल नहीं, इज्जत का सवाल है। जो मेरे सामने सिर उठाए उसका सिर झुकाना मैं बखूबी जानती हूँ। उसके बाकी दोस्त भी उसकी बातों में शामिल हो गए। कोई कहने लगा, हाँ राधिका, हम भी साथ हैं। तो कोई बोला, अमित जैसे नौकरों को औकात याद दिलाते रहना चाहिए। राधिका ने सिर हिलाया और बोली, इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो हमेशा के लिए हवेली से बाहर हो जाएगा। शाम को करीब 5 बजे हवेली के बड़े लाउंज में हलचल थी। मेहमानों का आना जाना लगा था, पर राधिका के चेहरे पर झुंझलाहट थी। वो थकी हुई यूनिवर्सिटी से लौटी थी और सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी पीछे से पापा की आवाज आई, राधिका बेटा, जरा रुकना। राधिका पलटी और अपने पापा ठाकुर साहब को देखा। वो मुस्कुरा रहे थे और उनके पास कुछ मेहमान बैठे थे। राधिका ने अनमने मन से पास जाकर पूछा, क्या हुआ पापा? ठाकुर साहब ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोले, बेटा, ये चौधरी रोहित जी हैं, हमारे पुराने दोस्त। ये अपनी फैमिली के साथ तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। राधिका का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उसने सामने देखा, एक युवक जीन्स और सादा टी-शर्ट में। नाम था आकाश चौधरी। वो देखने में अच्छा था, मगर उसका सादा रहन सहन राधिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने बनावटी मुस्कान दी और बोली, हेलो, फिर औपचारिक तौर पर बैठ गई। कुछ देर तक बातचीत चली, पर राधिका के चेहरे पर बोरियत साफ झलक रही थी। वो घड़ी घड़ी मोबाइल देखने लगी। आखिर उसने झुंझलाकर कहा, पापा, मुझे इन सब बातों का हिस्सा नहीं बनना, मैं बहुत थकी हुई हूं। और वो उठकर जाने लगी। पूरा हॉल चुप हो गया।
मेहमानों के चेहरे पर असहज मुस्कान थी और ठाकुर साहब का चेहरा उतर गया। आकाश ने सिर झुका लिया, जबकि उसकी माँ ने राधिका को घूरा। ठाकुर साहब ने सख्ती से कहा, राधिका। लेकिन राधिका पर कोई असर नहीं हुआ। वो गुस्से में चली गई। अमित जो रसोई की तरफ जा रहा था, ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। जिसे दूसरों की इज्जत की परवाह नहीं, वो एक दिन अपनी भी खो देगा। रात के खाने के वक्त ठाकुर साहब मेज पर बैठे थे, पर राधिका नहीं आई। काफी देर इंतजार के बाद वो खुद उसके कमरे में गए। दरवाज़ा खटखटाते हुए बोले, राधिका बेटा, अंदर आ सकता हूँ? राधिका मोबाइल पर व्यस्त थी। उसने हल्के अंदाज में कहा, आइए पापा। ठाकुर साहब अंदर आए, उसके पास बैठे और प्यार से बोले, बेटा, आज जो लोग आए थे वो बहुत अच्छे हैं। उनका परिवार इज्जतदार है। हम उन्हें सालों से जानते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए रिश्ता लाया है। राधिका ने बीच में ही बात काट दी। पापा, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए। उनका पहनावा, बात करने का तरीका सब ओल्ड फैशन है। और वो लड़का आकाश चौधरी, वो तो बिल्कुल देहाती लगता है। मुझे गांव में शादी करनी ही नहीं है, प्लीज। ठाकुर साहब ने शांत स्वर में कहा, राधिका, अच्छी बेटियां अपने माता पिता के फैसले पर भरोसा करती है। हमने हमेशा तुम्हें इज्जत दी है, अब तुम्हें हमारा मान रखना चाहिए। हमने ये रिश्ता तय कर दिया है। शुक्रवार को दिन और तारीख पक्की हो जाएगी। राधिका का चेहरा सख्त हो गया। वो जोर से बोली, पापा, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? मेरे सपने, मेरी पढ़ाई, ये सब छोड़कर मैं शादी कर लूं? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, वो भी किसी गांव के आदमी से नहीं। ठाकुर साहब का चेहरा ठंडा हो गया। राधिका, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे सही फैसला है। हमारे लिए ये इज्जत का मामला है। आज तुम्हारे बर्ताव से हमें मेहमानों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। राधिका ने झुंझला कर कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी पापा। ठाकुर साहब उठ खड़े हुए। उनकी आवाज में अब सख्ती थी। हमने फैसला कर लिया है और ये फैसला नहीं बदलेगा। शुक्रवार को तुम्हारा रिश्ता पक्का होगा और जल्दी तुम्हारी शादी चौधरी आकाश से होगी। यह आखिरी बात है। इतना कहकर वो कमरे से चले गए। राधिका वहीं बिस्तर पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, पर उनमें गुस्सा भी था। उसके मन में एक ही ख्याल घूम रहा था, पापा ने मेरी जिंदगी का फैसला बिना मुझसे पूछे कैसे कर लिया? मैं ये नहीं मानूंगी। रात के करीब 10 बज चुके थे। राधिका का गुस्सा अब आग में बदल चुका था। वो बगीचे की ओर चली गई, थोड़ी हवा लेने, लेकिन असल में अपना गुस्सा शांत करने। हवेली के गेट के पास अमित एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठा था और सिगरेट पी रहा था। राधिका की नज़र उस पर पड़ी। वो वहीं रुक गई, कुछ पल उसे घूरती रही। फिर अचानक उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, अमित, अब तू समझेगा कि राधिका सिंह से टकराने की सज़ा क्या होती है। वो तेज़ कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। अमित और गार्ड दोनों खड़े हो गए, लेकिन राधिका ने बिना कुछ कहे अमित के हाथ से सिगरेट छीनी और अपनी कलाई पर रख दी। उसके बाद जमीन पर फेंक दी और जोर से चीखने लगी, आह आह, पापा बचाइए, इसने मेरा हाथ जला दिया। पूरा हवेली गूंज उठा। अमित और गार्ड दोनों हैरान थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या। कुछ ही सेकंड में ठाकुर साहब वहां पहुंच गए। राधिका रो रही थी, अपनी कलाई दिखाते हुए बोली, पापा, मैं तो इसे सिगरेट पीने से मना कर रही थी और इसने मेरे साथ ऐसा किया। अमित के चेहरे पर सन्नाटा था। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकले। ठाकुर साहब की आंखों में गुस्सा भर गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे अमित को जोरदार थप्पड़ मारा। मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? उनकी आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। अमित ने सिर झुका लिया। गार्ड चुप रहा। उसे पता था अगर कुछ कहा तो नौकरी जाएगी। ठाकुर साहब ने गुस्से में कहा, अभी के अभी हवेली छोड़ दो। राधिका ने अपनी आंखों से खुशी छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर तृप्ति साफ थी। वो मन ही मन बोली, आज मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। अब अमित का नाम भी इस हवेली में नहीं रहेगा। समय तेजी से बीत रहा था। अमित को हवेली से निकाली हुई अब 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने में राधिका की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। ठाकुर साहब ने उसकी जिद के बावजूद उसकी शादी की तारीख तय कर दी थी, और आज वही दिन था जिससे राधिका सबसे ज्यादा डरती थी। कमरे में वो दुल्हन के जोड़े में सजी बैठी थी। लाल लहंगे की चमक उसके चेहरे की बेचैनी को नहीं छिपा पा रही थी। उसके हाथ में मेहंदी तो थी, लेकिन दिल में घबराहट का साया था। उसने आईने में खुद को देखा और बुदबुदाई, क्या मैं सच में ये सब करने जा रही हूँ? क्या यही जिंदगी है जो मैं चाहती थी? उसके अंदर सवालों का तूफान मचा था।
वो जानती थी कि अगर आज उसने कुछ नहीं किया तो सारी उम्र किसी और की परछाई बनकर रह जाएगी। उसकी सांसें तेज चलने लगी। धीरे धीरे वो उठी और अलमारी से एक छोटा बैग निकाला। उसमें कुछ पैसे, एक जोड़ी कपड़े और कुछ ज़रूरी चीज़ें रखीं। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, अभी, इसी वक्त। राधिका जानती थी ये कदम गलत है, पर उसके लिए यही रास्ता बचा था। उसने दुपट्टा सिर पर डाला और धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। हवेली में उस वक्त बारात की तैयारियां चल रही थी। ढोल, सजावट, हंसी की आवाज़ें, सब तरफ खुशियां थीं। लेकिन राधिका के दिल में तूफान मचा था। वो पिछले दरवाजे से बाहर निकली। ड्राइवर पहले से तैयार था, उसके इशारे पर। जल्दी चलो शहर की ओर, उसने जल्दी से कहा। गाड़ी तेज रफ्तार में हवेली से निकल रही। राधिका की धड़कनें तेज थीं, पर उसे राहत थी, अब मैं आज़ाद हूं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गाड़ी शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी, तभी अचानक 3 गाड़ियां उसके आगे आकर रुक गईं। ड्राइवर ने ब्रेक मारा और घबराकर बोला, मैडम, सामने कुछ लोग हैं। राधिका की आंखें चौड़ी हो गईं। पहली गाड़ी का दरवाज़ा खुला और बाहर उतरा एक शख्स, काला कोट, काली शर्ट और हाथ में पिस्तौल। वो कोई और नहीं, अमित था। राधिका का चेहरा पीला पड़ गया। वो गाड़ी के अंदर सख्त बैठी रह गई। अमित धीरे धीरे उसकी गाड़ी तक आया और मुस्कुराते हुए बोला, बेबी डॉल, गेम ओवर। उसकी आवाज़ में ठंडापन और सच्चाई दोनों थे। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बोला, चलो नीचे उतरो। राधिका कांपते हुए बोली, अमित, तुम यहाँ कैसे? क्या कर रहे हो? अमित ने उसकी कलाई पकड़ी और बोला, अब नाटक का वक्त खत्म हो गया राधिका, चलो मेरे साथ। वो उसे जबरदस्ती गाड़ी से बाहर खींच लाया। राधिका छूटने की कोशिश करती रही, पर अमित की पकड़ पत्थर जैसी सख्त थी। कुछ ही देर में उसे एक सुनसान जगह ले जाया गया, जहां फूलों से सजा मंडप बना था, दिए जल रहे थे और एक पंडित बैठा था। राधिका की आंखों में डर था। ये सब क्या है अमित? अमित ने ठंडे स्वर में कहा, वो शादी जो तू छोड़कर भागी थी, अब पूरी होगी, लेकिन इस बार तेरे पति मैं रहूंगा। राधिका ने चिल्लाकर कहा, नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? ये जबरदस्ती है। अमित बोला, जब तूने मेरे इज्जत से खेला था, जब तूने मुझे झूठे इल्जाम में फंसाकर हवेली से निकाला था, तब तेरे लिए सब ठीक था ना? अब वक्त है तुझे तेरे ही खेल का जवाब देने का। उसके शब्द बर्फ जैसे ठंडे थे। राधिका की सिसकियां मंडप में गूंज रही थीं, लेकिन अमित का चेहरा पत्थर बना रहा। पंडित ने मंत्र पढ़े, राधिका की आंखों से आंसू गिरते रहे और सिंदूर उसके माथे पर लगा दिया गया। बस कुछ ही पलों में वो अमित की पत्नी बन चुकी थी, बिना अपनी मर्जी के। उस रात जब सब खत्म हो गया तो अमित ने नौकरानी से कहा, इसे कमरे में छोड़ दो, मैं बाहर जा रहा हूं। राधिका अपने कमरे में अकेली रह गई। वो फूट फूट कर रो रही थी। भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। रात के करीब 2 बजे अमित लौट कर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन आंखों में कुछ और, एक गहरी उलझन। वो कमरे में दाखिल हुआ तो अचानक एक गुलदस्ता उसकी तरफ उड़ता हुआ आया। वो वक्त रहते झुक गया, वरना सिर फट जाता। खबरदार, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, राधिका चिल्लाई। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अमित ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। अब तू मेरी बीवी है और ये सच तू मानकर ही रहेगी। वो उसके पास आया। राधिका पीछे हटती रही, पर दीवार से टकरा गई। उसकी आंखों में डर था और अमित की आंखों में अजीब सी बेचैनी। राधिका रोते हुए बोली, तुम पति कहलाने के लायक नहीं हो। मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं भाग जाऊंगी। अमित झुका और बिस्तर के नीचे से लोहे की जंजीरें निकाल ली। उसकी मुस्कान ठंडी थी। शौक है ना भागने का? अब भाग कर दिखा। उसने उसकी पैरों में जंजीरें डाल दीं। राधिका हिल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अमित, माफ कर दो, मुझसे गलती हुई थी, प्लीज जाने दो। अमित ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, यही तेरी सजा है। फिर वो कमरे से चला गया। दरवाज़ा बंद हो गया और राधिका की सिसकियां कमरे में गूंजती रहीं। रात धीरे धीरे गुजरती रही। बाहर हवा चल रही थी। अंदर राधिका के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सोच रही थी, जिसे मैं नीचा दिखाना चाहती थी, आज उसी ने मुझे मिट्टी में मिला दिया। दूसरी तरफ अमित अपने कमरे में लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो सोच रहा था, क्या मैंने सच में सही किया? सुबह सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हुईं। अमित उठा,
कपड़े बदले और राधिका के कमरे की ओर चला गया। दरवाजा खोला। राधिका नींद में बैठी थी। उसका सिर पलंग के किनारे पर झुका हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे और पैरों पर जंजीरों के निशान। अमित कुछ पल उसे देखता रहा, फिर झुककर बोला, उठो राधिका, मुझे नाश्ता चाहिए, और वो तुम बनाओगी। राधिका घबराकर उठी। मुझे खाना बनाना नहीं आता, उसकी आवाज़ कांप रही थी। अमित ने ठंडी नज़रों से देखा। बहाने मेरे साथ मत करो। लेकिन जब राधिका खड़ी हुई तो वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। जंजीरों की वजह से उसके पैरों की चमड़ी छिल चुकी थी। अमित का चेहरा अचानक बदल गया। वो झुक गया और धीरे धीरे उसके पैरों की तरफ देखा। खून के निशान देखकर वो कुछ पल चुप रहा, फिर अपनी जेब से मरहम निकाला और घुटनों के बल बैठकर उसका जख्म साफ करने लगा। राधिका ने हैरानी से उसे देखा। तुम ये क्या कर रहे हो? अमित बोला, तेरे कर्मों की सजा तुझे मिली है, पर दर्द कम करना इंसानियत है। उसकी आवाज़ में पहली बार नरमी थी। कमरे में अभी भी हल्की सुबह की रोशनी थी। अमित राधिका के पैरों पर मरहम लगा रहा था। उसके हाथ सधे हुए थे, पर आंखों में पहली बार नरमी झलक रही थी। राधिका दर्द से सिसकते हुए भी हैरान थी। जिस इंसान ने कल उसे जंजीरों में बांधा था, आज वही उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा था। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, अमित, ये सब क्यों कर रहे हो? अमित ने बिना ऊपर देखे कहा, क्योंकि इंसानियत अब भी जिंदा है राधिका। तूने जो किया वो तेरी गलती थी, लेकिन मैं तुझे तड़पते हुए नहीं देख सकता। राधिका कुछ पल उसे देखती रही। वो आदमी जो कल तक राक्षस लग रहा था, आज उसी के अंदर कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा था, पर उसका मन अब भी डरा हुआ था। अमित ने जंजीरें खोली और धीरे से कहा, अब नीचे चलो, नाश्ता तैयार करो। मैं नहीं चाहता कि तू खुद को कैदी समझे। राधिका ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, मैं कोशिश करूंगी। अमित ने कहा, कोशिश नहीं, नतीजे चाहिए। वो ये कहकर कमरे से चला गया। राधिका वहीं बैठी रह गई। उसके दिल में सवाल थे, उलझन थी, लेकिन अमित के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, इंसानियत अब भी जिंदा है राधिका। कुछ देर बाद राधिका रसोई में पहुंची। हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थीं, पर उसने पहली बार खुद अपने लिए कुछ करने की ठानी। धीरे धीरे उसने पराठा सेंका, चाय बनाई और सब ट्रे में रखकर अमित के सामने लाई। अमित कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। राधिका ने प्लेट रखते हुए धीमे से कहा, नाश्ता तैयार है। अमित ने अखबार नीचे रखा, एक नज़र राधिका पर डाली और बिना कुछ कहे खाना शुरू कर दिया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, अपने पापा को फोन करोगी? राधिका चौंक गई। क्या? अमित ने सख्त आवाज में कहा, उन्हें बताओगी कि तूने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है और इसलिए तूने मुझे हवेली से निकलवाया था। अब तू खुश है और उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। राधिका के हाथ कांपने लगे। नहीं अमित, मैं ये नहीं कर सकती। पापा मेरी ये बात सुनेंगे तो उनका दिल टूट जाएगा, वो मर जाएंगे। अमित ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। जो कहा है वही करना होगा, या फिर तू भूल गई कल की वो जंजीरें? राधिका का चेहरा डर से पीला पड़ गया, आंखों में आंसू भर आए। उसने सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है, मैं फोन कर दूंगी। अमित ने कुछ नहीं कहा, बस शांत होकर अपना खाना खत्म किया और कमरे से चला गया। राधिका ट्रे उठाकर रसोई में गई। उसके हाथ कांप रहे थे, पर दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, क्या मैं सच में इतनी गिर गई हूं कि अब अपने पापा को भी धोखा दूं? समय धीरे धीरे बीतता गया। राधिका चुप रहने लगी थी। अमित उसके साथ वैसा ही सख्त था, पर कभी कभी उसकी आंखों में अजीब सी कोमलता झलक जाती थी, जैसे वो खुद भी अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा हो। एक दिन दोपहर को अमित कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में खाने का सामान था। राधिका बिस्तर के कोने में बैठी थी, आंखों में थकान थी। अमित ने ट्रे रखी और बोला, ये क्या हालत बना रखी है? कभी तूने अपने बालों की, चेहरे की परवाह की थी, और आज देखो खुद को पहचान भी नहीं पा रही। राधिका ने धीरे से कहा, अब सब खत्म हो गया अमित। अब ना मैं वही राधिका हूं और ना तुम्हारे लिए कोई मायने रखती हूं। अमित ने उसे गौर से देखा, फिर पास बैठ गया और बोला, इतनी जल्दी हार मान ली तूने? तू वही लड़की है जिसने एक वक्त पर सबको अपने इशारों पर नचाया था। अब जब जिंदगी ने तुझसे कुछ सिखाने की कोशिश की तो तू टूट गई। राधिका ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम्हें क्या पता है अमित, मेरे अंदर कितना पछतावा है। मैंने जिन लोगों को अपमानित किया, शायद अब खुद भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे। अमित कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला,
देख राधिका, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना ही इंसानियत है। अगर तू सच में बदलना चाहती है तो खुद से शुरू कर। उसके शब्द राधिका के दिल में उतर गए। उसने पहली बार अमित को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक समझदार इंसान की तरह देखा। एक हफ्ता और बीत गया। अमित अब राधिका के पास नहीं सोता था। वो दूसरे कमरे में रहता, लेकिन सुबह शाम उसके हालचाल जरूर पूछ लेता। उसकी आवाज़ अब थोड़ी कम सख्त हो गई थी। एक दिन शाम को जब अमित दरवाजे पर खड़ा था, तब उसका फ़ोन बजा। कॉल उठाते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने फ़ोन रखा और कहा, राधिका, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। राधिका एक झटके से खड़ी हो गई। क्या? नहीं, नहीं अमित, ऐसा मत कहो। मेरे पापा? उसकी आंखों से आंसू झड़ने लगे। अमित ने धीमी आवाज में कहा, मुझे खबर मिली है कि चौधरी परिवार ने बहुत हंगामा किया था। तुम्हारे भाग जाने से तुम्हारे पापा की इज्जत पर दाग लगा है। वो सदमे में हैं और उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। राधिका ने सिर पकड़ लिया। नहीं, नहीं, मैं ही वजह हूं उनकी तबीयत की। मैंने उन्हें शर्मिंदा किया। अमित कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, अब वक्त है सब ठीक करने का। हम दोनों वहीं जाएंगे, तुम्हारे पापा के पास। तू उनसे माफी मांगेगी और मैं सच बताऊंगा। राधिका घबराई। नहीं अमित, अगर चौधरी परिवार ने मुझे वहां देखा तो वो लोग मुझे मार देंगे। अमित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू अब अकेली नहीं है, तू मेरी बीवी है, अमित ठाकुर की पत्नी। अगर किसी ने तुझ पर उंगली उठाई तो उसकी उंगली मैं तोड़ दूंगा। राधिका कुछ पल उसे देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वही आदमी है जिससे वो कभी नफरत करती थी, या अब वही उसका सहारा बन चुका है। धीरे से उसने सिर हिलाया। ठीक है अमित, मैं चलूंगी। कुछ घंटों बाद दोनों गांव की ओर निकल पड़े। राधिका खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़कें संकरी थीं, हवा में मिट्टी की खुशबू थी, और उसके दिल में डर के साथ साथ सुकून भी था। पहली बार उसे लगा वो अकेली नहीं है। जब हवेली का गेट नजर आया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चुपचाप अपना दुपट्टा सिर पर लिया। अमित ने उसके हाथ को हल्के से दबाया। डरो मत, मैं हूं ना। वो दोनों अंदर गए। स्टाफ ने उन्हें देखकर हैरानी जताई। राधिका ने चेहरा छुपा लिया। अमित ने किसी को कुछ कहने नहीं दिया और सीधा ठाकुर साहब के कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने हल्की दस्तक दी। अंदर से कमजोर सी आवाज आई, कौन है? अमित ने दरवाज़ा खोला। राधिका आगे बढ़ी। जैसे ही ठाकुर साहब ने अपनी बेटी को देखा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। वो उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। राधिका दौड़कर उनके पास पहुंची और उनके सीने से लग गई। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। ठाकुर साहब ने कांपते हुए हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? बस यही मेरे लिए काफी है। राधिका रोती रही। पापा, मैंने आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, आपके नाम पर दाग लगा दिया। ठाकुर साहब की आंखों में पानी था, पर चेहरे पर शांति थी। बेटा, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन जो लौट कर माफी मांग ले, वो सबसे बड़ा होता है। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। वहां अमित खड़ा था। ठाकुर साहब ने इशारे से उसे पास बुलाया। कमरे के अंदर हवा भारी थी। ठाकुर साहब की आंखों में कमजोरी थी, पर जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर खड़े अमित को देखा, उनकी नज़र में एक अलग ही चमक आई। उन्होंने कांपते हुए हाथ उठाया और बोले, अमित, पास आओ बेटा। अमित कुछ पल हिचकिचाया। वो सोच रहा था शायद अब डांट पड़ेगी या ठाकुर साहब मुझे घर से निकाल देंगे, पर ठाकुर साहब के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। अमित धीरे धीरे उनके पास आया और सिर झुका लिया। जी ठाकुर साहब। ठाकुर साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ ठंडा था, मगर भावनाओं से भरा। बैठो बेटा। अमित हैरान था। वो उनके पास बैठ गया और राधिका ने आश्चर्य से अपने पापा की ओर देखा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर ठाकुर साहब बोले, अमित, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। जी? क्या कहा आपने? राधिका भी चौंक गई। उसके पापा के मुंह से शुक्रिया शब्द सुनकर वो कुछ पल के लिए सब भूल गई। ठाकुर साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम वक्त पर मेरी बेटी को अपने साथ नहीं ले जाते तो चौधरी लोग उसे ढूंढ निकालते और मार डालते। राधिका का दिल एकदम से धक से रह गया। वो अपने पापा की ओर देखने लगी। ठाकुर साहब बोले जा रहे थे, उनके परिवार में इज्जत का मतलब खून होता है बेटा। अगर वो जानते कि राधिका शादी से भाग गई है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ते। तुमने मेरी बेटी को नहीं,
मेरी इज्जत और मेरी जिंदगी को भी बचा लिया। अमित का दिल भारी हो गया। वो कुछ नहीं बोल सका, बस सिर झुका लिया। ठाकुर साहब ने उसका हाथ कसकर थामा। अमित, मेरी एक गुजारिश है। जी कहिए। मेरी बेटी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो जिद्दी है, नादान है, पर दिल से बुरी नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम उसे वो इज्जत दो जो एक पत्नी को मिलनी चाहिए। राधिका की आंखों से आंसू निकल आए। वो वहीं खड़ी सुनती रही, जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी दीवारें तोड़ दी हों। अमित ने धीमी आवाज में कहा, आप फिक्र मत कीजिए ठाकुर साहब। मैं वादा करता हूं, राधिका को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। वो मेरी इज्जत है और अब मेरी जिंदगी भी। ठाकुर साहब के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने राधिका को अपने पास बुलाया, उसका हाथ पकड़ा और धीरे से अमित के हाथ में दे दिया। अब मेरी बेटी तुम्हारी अमानत है अमित। इसका ख्याल रखना जैसे अपनी आत्मा का रखोगे। राधिका फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपने पापा के पैर छुए। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। ठाकुर साहब ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। बेटा, गलती मान लेना सबसे बड़ी जीत होती है। उस रात जब दोनों वापस लौटे, राधिका का मन अजीब था। अब वो अमित को देखकर सिर्फ नफरत महसूस नहीं कर पा रही थी। उसके मन में एक अजीब सी कशिश, एक अपनापन पैदा हो रहा था। घर पहुंचते ही अमित चुपचाप कमरे में गया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। राधिका उसके पीछे पीछे पहुंची। अमित अचानक मुड़ा और बोला, तुम्हारे पापा ने मुझसे वादा करवाया है कि मैं तुम्हें इज्जत और दर्जा दूं, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हें अपने सिर पर बिठा लूंगा। उसकी आवाज सख्त थी, पर दिल में हल्की कंपी थी। राधिका आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल ठीक करने लगी। उसने पलटकर उसकी ओर देखा। अमित का चेहरा तमतमाया हुआ था। वो गुस्से में था, पर जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। राधिका ने बिना डर के कहा, मुझे अब किसी दर्जे की जरूरत नहीं अमित। बस इतना चाहती हूं कि तुम मुझे इंसान समझो। तुम्हारे गुस्से से नहीं, तुम्हारे दिल से मुझे जगह चाहिए। अमित ठिठक गया। उसकी आंखें एक पल के लिए राधिका के चेहरे पर टिक गईं। गुलाबी साड़ी में, बाल खुले, उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा शांत और परिपक्व लग रहा था। वो कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर अचानक राधिका उसके पास आई। धीरे से बोली, मोहब्बत और इज्जत देने के लिए किसी के आदेश की जरूरत नहीं होती अमित। ये दिल से निकलने वाली चीज है। अमित एकदम शांत रह गया। राधिका ने उसके पास आकर धीरे से उसके माथे पर एक प्यार भरा किस दिया। अमित जैसे पत्थर की मूर्ति बन गया था। उसकी सांसें थमसी गईं, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो उस पल कुछ बोल ही नहीं पाया। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूं तुम्हारा मिजाज सख्त है, तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं रही, पर अब मैं तुम्हारी बीवी हूं अमित। मैं तुम्हें तुम्हारी अच्छाई और कमियों के साथ स्वीकार करती हूं। अमित की आंखों में पहली बार नफरत की जगह सुकून नजर आया। वो धीरे से बोला, राधिका, मैं नहीं जानता तू मेरी जिंदगी में क्या जगह रखती है, पर आज पहली बार किसी ने मेरे दिल को छुआ है। राधिका मुस्कुराई, और अब ये दिल मेरा है। वो हंसी के साथ बोली, पर उसकी आंखों में सच्ची मोहब्बत थी। अमित ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। अगर तू मुझे सच में पति मानती है तो याद रख, अब मैं तेरा सहारा भी हूं और साया भी। राधिका ने सिर झुकाया, और मैं तुम्हारा भरोसा। अमित ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसके माथे पर एक कोमल चुंबन रखा। पहली बार उस हवेली में जहां कभी सिर्फ नफरत की गूंज थी, अब मोहब्बत की हल्की सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद राधिका ने पूछा, अमित, एक बात बताओ, तुम सच में कौन हो? तुम्हारी चाल ढाल, बोलने का तरीका कहीं से भी नौकर जैसा नहीं था। अमित मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक आई। उसने राधिका की नाक हल्के से पकड़कर कहा, क्योंकि मैं नौकर नहीं हूं राधिका। राधिका हैरान, क्या मतलब? अमित ने कहा, मैं डीएसपी अमित मेहरा हूं, पुलिस विभाग में हूं, और तुम्हारे हवेली में एक मिशन के तहत आया था। राधिका की आंखें फैल गईं। क्या मतलब, तुमने नौकरी का नाटक किया? अमित ने सिर हिलाया। हाँ, हमें सूचना मिली थी कि तुम्हारे पापा किसी गैरकानूनी धंधे में शामिल हैं, इसलिए मुझे नौकर बनकर हवेली में भेजा गया था। पर बाद में सच पता चला कि वो सब झूठी खबर थी। तुम्हारे पापा बेकसूर थे। राधिका का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी के साथ एक राहत की मुस्कान आई। मतलब मैं एक डीएसपी की बीवी हूं? अमित ने हल्के से हंसते हुए कहा। हाँ, और ये बात अब किसी को मत बताना। राधिका ने अपने सिर को उसके सीने पर टिकाया।
उसकी आंखों में अब शांति थी और अमित के चेहरे पर भी सुकून। दोनों की जिंदगियां अब नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी, जहां न झूठ था न बदला, सिर्फ मोहब्बत और भरोसा। समय धीरे धीरे बीतता गया। अमित और राधिका की जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी थी। अब वो हवेली नहीं बल्कि शहर के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। अमित का ट्रांसफर हो चुका था और अब वो अपनी असली पहचान में डीएसपी अमित मेहरा बनकर ड्यूटी निभा रहा था। राधिका के लिए सब बिल्कुल नया था। जिस लड़की ने कभी हाथ में पानी का ग्लास तक खुद नहीं उठाया था, अब वो खुद सुबह उठकर नाश्ता बनाती थी, घर साफ करती थी और अमित को ऑफिस भेजने से पहले उसकी टाई तक ठीक करती थी। वो कहते हैं ना, जिसे जिंदगी सिखाती है उसे कोई गुरु नहीं चाहिए। राधिका अब सच में बदल चुकी थी। एक सुबह की बात है, राधिका ने पराठे बनाकर मेज पर रखे ही थे कि तभी अमित का फोन बजा। वो ऑफिस से कॉल था। जी सर, मैं अभी निकल रहा हूँ, अमित ने कहा और मोबाइल रखते हुए जल्दी से यूनिफॉर्म पहनने लगा। राधिका ने उसकी टाई बांधते हुए मुस्कुराकर कहा, सुनो, आज जल्दी लौट आना, शाम को मेला है, चलेंगे साथ में। अमित ने उसकी आंखों में देखा और बोला, देखता हूँ, अगर केस जल्दी सॉल्व हुआ तो जरूर चलेंगे। राधिका ने हंसकर कहा, वादा कर लो। अमित मुस्कुराया। वादा रहा। वो निकला और दरवाजे से जाते हुए पीछे पलटकर राधिका को देखा। वो दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कान में अब घमंड नहीं बल्कि सच्चा प्यार और सुकून था। दिन बीत गया। शाम ढल रही थी और शहर में हल्की बारिश शुरू हो गई थी। राधिका बालकनी में खड़ी होकर आसमान देख रही थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी और उसके दिल में यादें उमड़ रही थी। वो हवेली, वो पुराना घमंड, वो बदला और फिर अमित का प्यार। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो वही राधिका है जो कभी दूसरों को नीचा दिखाकर खुशी पाती थी। अब उसे सुकून सिर्फ दूसरों को खुश देखकर मिलता था। बारिश की बूंदों के बीच वो बुदबुदाई, धन्यवाद भगवान, तुमने मुझे वो दिया जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, सीख और सच्चा प्यार। करीब रात के 8 बजे दरवाजा खुला। अमित अंदर आया। यूनिफॉर्म गीली थी, चेहरा थका हुआ लेकिन मुस्कान वही पुरानी थी। राधिका दौड़कर आई। भीग गए हो, कितनी बार कहा था छतरी लेकर जाया करो। अमित हंस पड़ा। अरे पुलिस वाला भीगता नहीं, बस बारिश को डराता है। राधिका ने गुस्से में कहा, बहुत मजाक बनाते हो, चलो कपड़े बदलो, मैं चाय बनाती हूँ। अमित ने मुस्कुराकर कहा, और मेला? राधिका ने आंखें चौड़ी की, मतलब तुम भूलो भी मत। दोनों की हंसी कमरे में गूंज उठी। उस छोटी सी जगह में अब दुनिया का सबसे बड़ा सुख बसता था, एक सच्चा रिश्ता। मेला रंग बिरंगा था। राधिका चूड़ियों के स्टॉल पर रुकी। अमित ने उसके लिए गुलाबी चूड़ियां खरीदी। पहले इन हाथों से मुझे थप्पड़ पड़े थे, वो हंसते हुए बोला, अब इन हाथों में बस चूड़ियां अच्छी लगती हैं। राधिका ने शर्माते हुए कहा, थप्पड़ तो तुमने भी मारा था। और वो भी किस्मत को जिसने हमें मिलाया। दोनों की हंसी ठंडी हवा में घुलती चली गई। मेला, भीड़, रोशनी सब उनके प्यार के गवाह बन चुके थे। समय बीतता गया। राधिका अब समाज सेवा करने लगी थी। वो अनाथ बच्चों के स्कूल में पढ़ाने जाती थी और अमित जब फुर्सत में होता तो उनके साथ खेलने भी जाता। लोग कहते थे, डीएसपी साहब और उनकी पत्नी का रिश्ता मिसाल है, और सच में वो दोनों अब एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक दिन अमित ऑफिस से लौटा तो देखा राधिका मंदिर में दिया जला रही थी। उसने धीरे से पीछे से पूछा, क्या मांग रही हो भगवान से? राधिका ने मुस्कुराकर कहा, बस यही कि हमारा रिश्ता ऐसा ही बना रहे और हम दोनों अपनी पुरानी गलतियों को कभी न भूलें। अमित ने उसके सिर पर हाथ रखा। गलतियां ही इंसान को इंसान बनाती हैं राधिका। अगर वो ना होती तो शायद हमें प्यार की कीमत ही नहीं समझ आती। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। अब उन निगाहों में ना झगड़ा था ना नफरत, बस एक गहरी मोहब्बत थी। कुछ देर बाद राधिका बालकनी में बैठी थी। उसकी गोद में फोटो एल्बम खुला था। पहले कुछ फोटो में वो राधिका सिंह थी, घमंडी, अमीर, बेपरवाह। फिर अगले पन्नों में अमित के साथ मुस्कुराती, सिंपल कपड़ों में, सादगी से भरी। वो खुद को देखकर मुस्कुराई। जिंदगी ने मुझे गिराया भी और फिर उसी गिरने से उड़ना सिखा दिया। अमित पीछे आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या सोच रही हो? बस ये कि अगर उस दिन तुम मुझे सबक न सिखाते तो शायद मैं आज भी वही अहंकारी राधिका होती। अमित ने मुस्कुराकर कहा, और अगर तुम वो ना होती तो मुझे तुमसे प्यार कैसे होता? राधिका ने उसकी ओर देखा, फिर उसके सीने से लग गई। पता है अमित, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया, लेकिन तुम्हें पाकर सब पा लिया। अमित ने उसके बालों को सहलाया।
और मैंने जो भी सीखा वो तुम्हें देखकर सीखा। दोनों के बीच लंबी खामोशी थी, पर उस खामोशी में प्यार की गहराई थी। कहानी यहीं खत्म होती है, पर इसका सबक हर किसी के दिल में रह जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें दर्द इसलिए देती है ताकि हम अपनी असली पहचान समझ सकें। राधिका ने अपने अहंकार में सब कुछ खो दिया, पर उस खोने ने उसे प्यार, इंसानियत और माफ़ी का मतलब सिखाया। और अमित, जिसने नफ़रत से शुरू किया था, वो अंत में प्यार का सबसे बड़ा रूप बन गया। कभी किसी की गलती पर उसे हमेशा के लिए मत ठुकराओ, क्योंकि इंसान अगर चाह ले तो अपनी सबसे बड़ी गलती को भी अपनी सबसे बड़ी सीख बना सकता है।